हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन साइंस ऑनलाइन क्लासेज। आज हम आपको कक्षा 9th का सब्जेक्ट विज्ञान का एक पार्ट है बायोलॉजी, उसी का फर्स्ट लेसन में सेल के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। यहाँ पे कोशिका होती क्या है, इसके प्रकार, इसके वर्क, इसके फंक्शन, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने और कब करी थी। तो पहले देख लेते हैं इसकी खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एधा, जिसको कार्क बोलते हैं, यानी जो प्लांट का ऊपरी छाल होता है उसी को कहते हैं कार्क या एधा, उसी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज एधा या इसी को बोलते हैं कार्क, आप इसको समझ सकते हैं, पौधे का जो छाल होता है उसी को बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज एधा में यानी पौधे की ऊपरी छाल में किया था। और जो एधा होता है, एधा की जो कोशिकाएं होती हैं वास्तव में निर्जीव होती हैं। तो यानी रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले खोज की थी 1665 ईस्वी में, वो निर्जीव कोशिका की खोज की थी। इसके बाद सजीव कोशिका के बारे में सबसे पहले लुई वेन हाक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे फादर्स ऑफ वायरस कहते हैं। यानी विषाणु की इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। और विषाणु जो होता है एक सजीव कोशिका होती है, यानी सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनियो आन लुई वेन हाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है यह किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। रॉबर्ट हुक के अनुसार कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मधुमक्खी के छत्ते के आकार, जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में छोटी छोटी कॉलोनियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं और शरीर का निर्माण करती हैं। इसके बाद कोशिका के बारे में सन 1839 ईस्वी में स्वान और स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के गुणों का अध्ययन किया और कोशिका के बारे में बताया, जिसे कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आगे बताया जाए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित यानी अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एधा यानी कार्क में किया था। क्योंकि जो एधा या कार्क की कोशिकाएं होती हैं वो निर्जीव होती हैं। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की वो निर्जीव कोशिका की खोज की। सजीव कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो एंटोनियो आन लुई वेन हाक नामक वैज्ञानिक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने ये बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती हैं। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में छोटी छोटी कॉलोनियां पाई जाती हैं जिसमें मधुमक्खी रहती हैं,
उन्हीं कॉलोनियों के आकार का, यानी इस आकार का जैसे बेंजीन होता है, इसी आकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ के किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखते हैं कोशिका सिद्धांत, या इसी को कोशिकावाद कहते हैं, सेल थियरी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत 1839 ईस्वी में एक जंतु वैज्ञानिक है स्वान और एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका के गुणों का अध्ययन किया और कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया, यानी उसके गुणों के बारे में सबसे पहले बताया, जिसे कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद के नाम से जाना जाता है। स्वान और स्लाइडेन के अनुसार कोशिका की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमें 5 बातें याद होनी चाहिए। जैसे इसमें पहली बात है संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा स्वतः जनन, चौथा आनुवंशिक लक्षण, पांचवा उपापचयी क्रियाएं। तो स्वान और स्लाइडेन के अनुसार कोशिका के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, स्वान और स्लाइडेन ने बताया कि कोशिका किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पे 2 बातें याद रहे कि कोशिका किसी सजीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई होने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सजीव के जो शरीर का संरचना होता है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा होता है, वो किस पर निर्भर करता है? कोशिका पर निर्भर करता है। क्रियात्मक इकाई होने का मतलब ये है कि कोई भी सजीव कोई भी जो प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो या फिर वो भौतिक क्रिया हो, सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं कोशिका के द्वारा ही की जाती हैं या कोशिका में ही संपन्न होती हैं। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगला देखते हैं, कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। स्वतः जनन मतलब होता है स्वतः अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, यानी सभी कोशिकाएं स्वतः जनन द्वारा अपनी जैसी दूसरी कोशिका बनाने की क्षमता रखती हैं। नंबर 4, आनुवांशिक लक्षण। सभी कोशिकाएं आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करती हैं। आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं? माता पिता यानी जनक का वह लक्षण जो उसके संतानों में दिखाई देता है। जनक का वह लक्षण जो संतानों में परिलक्षित होता है उसे कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो यानी सभी कोशिकाएं जो स्वतः विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो उन सभी नई कोशिकाओं में यानी संतानीय कोशिकाओं में उस जनक का गुण प्रदर्शित होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। नंबर लास्ट देखते हैं 5वां, उपापचय क्रियाएं। तो पहले उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? यानी
रासायनिक क्रिया प्लस भौतिक क्रिया। रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के योग को यानी दोनों को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो यानी जो कोशिका होती है उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि कोशिकाओं में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये जो पांचों प्रॉपर्टी हैं ये कंप्लीट डिफिनीशन बताती हैं सेल की। अब आप देखो इसी के अनुसार आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। आप बताएंगे कोशिका सिद्धांत में स्वान और स्लाइडेन के अनुसार कि कोशिकाएं किसी भी सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। इसमें विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये पांचों बातें आपको आनी चाहिए। आप कोशिका की एक छोटी सी परिभाषा भी बना सकते हैं यहाँ से कि कोशिका किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका की एक डिफिनीशन हो गई और ये जो डिफिनीशन कंप्लीट डिफिनीशन है वो उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार स्वान और स्लाइडेन ने दिया था, जिसे कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए, यहीं से परिभाषा बन जाता है। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। जहां पर प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राथमिक और न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक। यानी ऐसी कोशिका जिसमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। प्राथमिक का अर्थ होता है अर्ध विकसित, अर्ध विकसित यानी जिसमें अर्ध विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अर्ध विकसित होने का क्या मतलब होता है कि अर्ध विकसित होने का मतलब होता है कि ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर केंद्रक कला ना पाया जाए। जैसे ये सेल हो गया, ये होगी इसकी केंद्रक, तो ये जो केंद्रक के ऊपर जो लेयर पाया जाता है इसे कहते हैं केंद्रक कला। और यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसके ऊपर केंद्रक कला नहीं पाया जाता है या अर्ध विकसित होता है। तो इस प्रकार के केंद्रक को कहते हैं अर्ध विकसित या प्राथमिक
केंद्रक जो प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की डिफिनीशन एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें प्राथमिक या अर्धविकसित केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सभी एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो उनका शरीर बना होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही बना होता है। जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है वो प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही बना होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धविकसित होने के कारण उसमें सभी कोशिका प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सभी कोशिकांग होते हैं वो सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है और जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये 70S और 80S क्या होते हैं ये आपको आगे कोशिकांग में बताया जाएगा, वो लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अर्धविकसित हो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। अर्धविकसित केंद्रक का अर्थ होता है जिस केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला न पाए जाए उसे बोलते हैं अर्धविकसित केंद्रक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो प्रायः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु, विषाणु, ये सब जो होते हैं उनका जो शरीर होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सभी कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। और जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें विभाजन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। यही कारण होता है कि ये जो जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनका पूरा जो जीवन होता है वो एक सेल में ही व्यतीत हो जाता है, यानी उसमें डिवीजन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। इसके बाद आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, उसके फंक्शंस कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। इतनी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड व्हाट्सएप के माध्यम से जो किया गया था उसी को आप समझिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।